अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री, ठीक ठाक हो? कैसा गुज़रा आपका दिन कल से अब तक? खैर खैरियत, अपना ख्याल रख रहे हो? चलो ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला लगे रहो और जीते रहो। अच्छा जी बेटा, हम वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे और वाटर ट्रीटमेंट को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा तफसील से और उसमें पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं, कोई शक ना रहे किसी किस्म का। तो हमने लास्ट टाइम हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ क्लोरिनेशन पढ़े थे। बेसिकली हार्मफुल इफ़ेक्ट में 2-3 टॉपिक्स आ जाते हैं, 2-3 पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स कहना चाहिए। तो एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था शुरू वाला, और वो था फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइंस एंड नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। आज एक तो फर्दर उसमें से चीज़ें देख लेते हैं जो बाकी थी। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जनाब अली जो वाटर है उसको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरिनेशन, उम्मीद है वैसे राइटिंग की अब तक तो समझ आ गई होगी। शुरू में ज़्यादा ज़रा जब एक नया मामला शुरू होता है तो उस वक्त क्योंकि बंदा फेमिलियर नहीं होता, तो अब तो मेरा ख्याल है समझ आ जाती होगी। अगर नहीं भी आती अभी भी तो मैं साथ बोल रहा हूँ, वो समझ लेना, वरना फिर बुक पे भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो जनाब अली बात ये हो रही थी कि हार्मफुल, बिल्कुल क्लोरिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरिनेशन से मुराद ये है कि आपने बेसिकली उसको पैथोजन से क्लियर करना है। असल बात तो ये, असल मकसद तो ये, इस मकसद के लिए क्लोरीन भी इस्तेमाल होती है, इस मकसद के लिए ओजोन भी इस्तेमाल होता है, इस मकसद के लिए डाइक्लोराइड्स भी इस्तेमाल होते हैं। इन पे थोड़ी सी बात ज़्यादा तफसील से नहीं होगी बात। तो मेन जो मैं आपका तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ ना, वो ओजोन की तरफ करवाना चाह रहा हूँ। ओजोन वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। अगर आपको डिफरेंट तरीके दिए हों और उसमें से पूछा जाए कि जी बेस्ट तरीका कौन सा है, तो बेस्ट तरीका ओजोन का है। लेकिन ओजोन का क्लीन अप करना ये ज़रा हमें महंगा पड़ता है। ओजोन के ज़रिए क्लीन अप करना, डिसइंफेक्शन करना ओजोन के ज़रिए ये महंगा पड़ता है। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल नहीं होता ओजोन वाला भी मामला। और इसी तरह हमारे जो जनरल स्विमिंग पूल वगैरह, ये बेचारे तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते उसको अफोर्ड। तो बहरहाल तरीका ये मौजूद है, तरीका ये मौजूद है। ओके, बात ये हो रही थी कि क्लोरिनेशन से जब डिसइंफेक्शन करवाया जाए तो HOCl कंपाउंड बनता है। क्लोरीन प्लस वाटर ये मिलकर बनाते हैं HOCl, साथ में H पॉजिटिव या Cl नेगेटिव बन जाता है। तो इस HOCl का कमाल है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, पैथोजेंस के जो सेल मेम्ब्रेन है उनको क्रॉस करके उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और जाके उनके जो न्यूक्लियस हैं उन पे अटैक करता है और जाके उसको डिस्ट्रॉय करता है HOCl। अब मामला ये है कि मेन मकसद तो हमारा HOCl से है, लेकिन HOCl किसी जगह पे यूं ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि HOCl बनते साथ ही डिकम्पोज हो जाता है। HOCl बनते साथ ही डिकम्पोज हो जाता है, तो इसलिए इसको ट्रांसफ़र ऐसे नहीं किया जा सकता। अब क्लोरीन को ट्रांसफ़र करना भी मुश्किल है, तो इसलिए फिर हमने ये बात की थी कि इसको हम सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो ज़्यादा आसान है उसको इस तरह से ट्रांसफ़र करना और मुंतकिल करना। मैंने आपको इसमें इक्वेशन भी बताई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के क्लोरीन उसमें डिज़ोल्व करवा के NaOCl बनवा लेते हैं। बुक में नहीं लिखी हुई इसमें इक्वेशन, तो लिखनी है तो लिख दें, नहीं तो रहने दें। बुक में नहीं लिखी है तो चले रहने ही दें। ओके जी, फिर बात ये हो रही थी कि जनाब अली के क्लोरिनेशन तो आपने करवा दी, लेकिन क्लोरिनेशन के कुछ मसाइल भी, हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। और उसका पहला सबसे बड़ा हार्मफुल इफ़ेक्ट ये था कि अगर अमोनिया मौजूद हो वाटर के अंदर तो ये मिल के NH2Cl, NHCl2, NCl3, इनमें से सारे ये कंपाउंड बना सकती हैं। तो जो NCl3 है ना, ये हमारे लिए ज़रा ज़्यादा हैज़र्डस है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड इसको बोलते हैं, ये आई इरिटेंट है। क्लियर हो गई जी बात? अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें
दूसरे पॉइंट में क्या हो सकता है, ये भी तो मुमकिन है कि वाटर में फिनोल शामिल हो। देखे ना, एक पानी पीछे से आ रहा है जिसको आप साफ़ करना चाह रहे हैं, अब वो पानी ज़मीन से आ रहा है, पानी आसमान से आ रहा है, पानी ग्राउंड वाटर आ रहा है, कहीं का भी वो पानी हो सकता है जिसको आप साफ़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिनोल भी शामिल हो सकती है। अब अगर उसके अंदर फिनोल होना, फिनोल होती है ये, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये होती है फिनोल। फिनोल का मतलब क्या है, बेंजीन, नीचे बेंजीन और सॉरी Cl लिख दिया मैंने यहाँ पे, OH, बेंजीन, नीचे बेंजीन और उसके ऊपर हाइड्रोक्सल, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। अच्छा, अगर ये फिनोल मौजूद हो वाटर में, तो ये फिनोल क्लोरीन के साथ मिल के फिनोल इसके बेंजीन के और इसके क्लोरो बेंजीन के कंपाउंड बना सकती है। ये देखें ना, OCl होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, Cl इसके साथ, और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बनेगी साथ में, HCl, उसके साथ फिलहाल ताल्लुक नहीं है हमारा। अब ये जो इसके क्लोरीन के और बेंजीन के जो कंपाउंड बने हैं ना, ये बड़े डेंजरस हैं, ये बाकायदा कार्सिनोजेनिक भी हैं और अच्छे खासे ये नुकसानदेह हैं। अगर फिनोल मौजूद हो पानी के अंदर तो ये काम भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी बन सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब एक और कंपाउंड है, वो ये कि आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना हुआ है, क्या फार्मूला था क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब देखें, अगर आपके पानी में जो पीछे आ रहा है पानी, उसके अंदर अगर हाइड्रोकार्बन शामिल है, ये आपको याद है ये कैसे बनता था, क्लोरोफॉर्म कैसे बनता था, आपने मैट्रिक में ये इक्वेशन एक पढ़ी थी, CH4 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ CH3Cl, उसके बाद फर्दर क्लोरीन ऐड होगी CH2Cl2, फिर फर्दर ऐड होगी CHCl3, फिर फर्दर ऐड होगी तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ तक नज़र आ रहा है ना बोर्ड में, CCl4। तो ये जो क्लोरोफॉर्म का कंपाउंड बना है, ये वाला, ये भी तो बन सकता है क्लोरोफॉर्म, अगर उसके अंदर मौजूद है, क्या नाम है इसका, कोई हाइड्रोकार्बन मौजूद है तो। अब क्लोरोफॉर्म देखने में और सुनने में आपने मुमकिन है इसके बारे में अच्छा खासा सुना हो कि अक्सर आप समझते हैं ड्रामों में भी और फिल्मों में भी वो बात कर रहे होते हैं, जी क्लोरोफॉर्म इसको सुंघा दो और ये बेहोश हो गया, और ये सारी बातें आपने सुनी हुई। और अगर खुदा न खास्ता किसी को ऑपरेट होने का या ऐसा इत्फाक हुआ हो या आपके किसी फैमिली में, तो उसमें भी वो यूजुअली क्लोरोफॉर्म को सुंघा के, तो एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं, एनेस्थीसिया देना, तो क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल होता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म हमारे लिए हैज़ार्डस भी है। अगर क्लोरोफॉर्म की एक्सेस अमाउंट आप सूंघ लें और वो कैलकुलेटेड अमाउंट ना हो, तो ये लिवर डैमेजिंग भी है। ये आपका जो जिगर है उसको फेल कर सकती है, किडनीज पे अटैक हो सकता है। जिगर और किडनी दोनों चीज़ें इसके बड़े रिस्क पे होती हैं क्लोरोफॉर्म के। तो आपको अगर इत्फाक हुआ हो खुदा न खास्ता कभी, आपको पता है डॉक्टर्स ने जब क्लोरोफॉर्म देनी हो तो वो बाकायदा आपका वेट लेके मेजरमेंट करते हैं कि इतने वेट के साथ, मिसाल के तौर पर किसी का 70 kg वेट है, तो 70 kg वाले वेट के साथ कैलकुलेशन होके मेजर करके फिर उसको डोज दी जाती है क्लोरोफॉर्म की। तो इस लिहाज से इसकी जो इंजर्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा इंजर्ट हो जाए तो वो उसमें डेथ भी हो सकती है क्लोरोफॉर्म की वजह से। तो अगर नहीं, और वैसे अगर अमाउंट इसकी ज़्यादा आ जाए तो ऑब्वियसली लिवर और किडनी के लिए वो अच्छी खासी डेंजरस है। तो बहरहाल इसमें क्लोरोफॉर्म भी प्रोड्यूस हो सकती है, और क्लोरोफॉर्म अगर प्रोड्यूस हुई होगी, वाटर के अंदर क्लोरोफॉर्म शामिल होगी, तो वहाँ पे भी जो बंदे नहा रहे हैं या जो बंदे उसको पी रहे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए हैज़ार्डस है और डैमेजिंग है। चले जी, यहाँ तक होगी बेटा बात इसके लिए। और एक बार जिसने यूज़ किया हुआ कार्सिनोजन, मैंने आपको ये वर्ड पहले भी बताया हुआ। कार्सिनोजन का मतलब होता है जो कैंसर कॉजिंग हो। क्या? कैंसर कॉजिंग, जिससे कैंसर हो सकता है।
लिवर और किडनीज का कैंसर हो सकता है इसके। ओके जी, ठीक हो गया। हाँ जी, उसके बाद क्लोरीनेशन के बाद, इसके हार्मफुल इफेक्ट के बाद मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड और डाई क्लोराइड नहीं, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो ये कंपाउंड भी यूज किए जा सकते हैं क्लोरीनेशन के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए। तो लेकिन ये चूंकि महंगे पड़ते हैं ज़रा, तो इस हवाले से फिर इनको इस्तेमाल ज़रा कम ही किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका ये टॉपिक हुआ क्लोज। और उसके बाद आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल तो ऑब्वियसली नहीं होगा आज तो, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्लोज भी कर देंगे। और एक्सरसाइज तो वैसे इस चैप्टर की सारी साथ के साथ डिस्कस हो गई है, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं जो मैंने आपको बता दिए। एक आधे शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लिशट का एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बना करता है, वो मैं आपको बता दूंगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेटा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बोर्ड में एक बार दिया हुआ है, लेकिन उसने दिया हुआ है 2015 में आया था, ये इंसिनरेशन आया हुआ है इसमें से टॉपिक। ये जो पेज नंबर 317 पे लिखा हुआ ना, थर्ड टॉपिक इंसिनरेशन वाला, ये इसने दिया हुआ है बोर्ड में। तो लेकिन ऑब्वियसली याद तो आप करेंगे, मुकम्मल याद करेंगे। इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जो इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हैज़ार्डस वेस्ट, पेज नंबर 317 पे जो लास्ट टॉपिक है। तो है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में कम ही आए हुए हैं। हमारे लिए ये बड़े कंसर्न की बात है कि हम जो सारा दिन खाना पीना पहनना, चीज़ों के साथ डील करना, डेली जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो वी प्रोड्यूस वेस्ट, हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप सोचें ज़रा, दिन में बैठे बैठे लेज के 2 पैकेट, कोई एक आधी कोल्ड ड्रिंक, ये आप खा लेते हैं, पी लेते हैं। फिर आप जनाबे अली बाहर से वो लेके आते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, चिकन गोश्त वगैरह लेके आते हैं आप। वो लाने के बाद आप वो किसी शॉपिंग बैग में लाते हैं, वो एक वेस्ट है। ओके, फिर उसके बाद आपने जब सब्जियों की सफाई वगैरह कर ली, कटिंग शटिंग कर ली, सारा कुछ, उसका भी एक कचरा प्रोड्यूस हुआ है, वो भी वेस्ट है। फिर जनाब अली आप बाहर जाते हैं तो आपका छोटा भाई जो है वो अम्मा अब्बा को कहता है कि जी अब्बा जी मुझे फ़लाँ जो है वो गाड़ी या फ़लाँ जो है वो ड्रोन ले दें। तो अब्बा जी कहते हैं अच्छा चलें ठीक है जी, मैं वो ले देता हूँ। वो लेके आप घर तशरीफ़ लाते हैं तो आपके जो भाई साहब हैं वो उस पूरे बॉक्स को खोलते हैं और बॉक्स में से ड्रोन और उसका रिमोट कंट्रोल निकालते हैं, बाकी सारा बॉक्स जो है वो कचरे के डब्बे में गया। ऐसे ही होता है। ओके, कुछ दिनों बाद वो जनाब अली वो ड्रोन वो उड़ा रहा है और जाके मारता है जनाब छत पे, और छत पे मारने के बाद उसके पंखे शंखे और उसके जो पर इशारे वो टूट जाते हैं, सारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, कचरा हो गया वो भी। हम लोग रोज एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। और अगर मैं आपको बताऊं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट कितना है, तो एक बार तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। हर घर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है। आप खुद इमेजिन कर लेना, हर घर से कम अज़ कम भी एक दिन में 2-4 किलो वेस्ट तो प्रोड्यूस हो ही रहा होता है, 2-4 किलो तो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो आप इमेजिन करें कि आप एक घर अगर मिसाल के तौर पे 3 किलो या 4 किलो प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके हमसाए भी इतनी कर रहे हैं, आपके उससे हमसाए भी कितने, आपकी पूरी गली, आपका पूरा टाउन आखिरकार वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। और आखिरकार फिर इसी तरह पूरे लाहौर में वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आपको मैं बताऊं, एक रिसर्च के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक, ये वेस्ट कितना है, 1370 टन पर डे वेस्ट
प्रोड्यूस्ड इन लाहौर 1370 टन, और एक टन में 1 टन इज इक्वल टू 1000 मन। एक टन में 1000 किलो, उल्टा बोल रहा हूं, 1000 किलो। एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, और अगर मन की बात की जाए तो उसमें 40 किलोग्राम में एक मन होता है, एक मन। बहरहाल हम इसमें टन में बात करते हैं। एक टन में 1000 किलो है, और लाहौर शहर में एक रिसर्च के मुताबिक, और ये रिसर्च भी पुरानी है, ये कोई बहुत नई रिसर्च नहीं है, 1370 टन कचरा प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में। फिर आप इमेजिन कर लें कि ये एक दिन का कचरा एक हफ्ते बाद कितना होगा, एक महीने बाद कितना होगा, और एक साल बाद कितना होगा। और आज अगर आपकी उम्र 16 या 17 साल है, तो आप एक बंदी ने कितना, या एक बंदे ने कितना कचरा प्रोड्यूस किया होगा आज तक। ये सारा कचरा किधर जाता है? इतना वेस्ट को मैनेज करना ये एक पूरी जॉब है, और ये एक पूरा काम है। आपने कभी गौर इस लिहाज से नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कि जी एक लेस का पैकेट खा लिया फेंक दिया, एक उसका जूस का पैकेट खा लिया फेंक दिया, मिल्क पैक के पैकेट आए घर में वो फेंक दिए उठा के, वो ठीक है सब जा रहा है कचरे में। लेकिन आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि कचरा जाता कहाँ है? जब म्यूनसिपल वाले आप आते हैं और वो बाहर से आके टोकरी उठा के ले जाते हैं, तो ये कचरा जाता कहाँ है? अगर आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा करना हो ना, तो आप आज से कोई 6-8 महीने पहले की शायद, या 8-10 महीने पहले की बात है, हाँ शायद पिछले बारिशों की बात है मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कराची में उन्होंने कचरा को, इस वेस्ट को मैनेज करने का कोई बहुत अच्छा तरीकाकार नहीं रखा था। तो बारिशें जब हुई तो पूरा कराची कचरे से उबल पड़ा था, जाके वो गलियों में फेंकते रहते थे, तो कराची पूरे का पूरा उबल पड़ा था। और पूरे कचरे से जनाब, वहाँ पे वो रोज़ कचरा नहीं उठा रहे होंगे, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी ऐसी नहीं थी कोई उस वक्त, तो वो जनाब हर तरफ कचरा ही कचरा हो गया वहाँ पे। ये अभी 6-8 साल महीने पहले की या साल पहले की बात होगी करीब। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का एक बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है, तरीका मौजूद है। आप कचरा उठा के बाहर रखते हैं, और बाकायदा वो अलबुराक वाली कंपनीज जो हैं, और फिर वो जो क्या इसका नाम है, LWMC, मेरा ख्याल है यही, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये कंपनीज आके उठाती हैं और पिकअप करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं मसला होता कभी। लेकिन बहरहाल इट्स अ बिग प्रॉब्लम। पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कितना कचरा प्रोड्यूस हो रहा है पर डे? कराची, पाकिस्तान के जो आपके अर्बन एरियाज हैं, जो सिटीज़ हैं, सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, 55,000 टन पर डे। ये एक दिन की बात हो रही है, ये महीने की या साल की बात नहीं हो रही। लाहौर का एक दिन का इतना है 1370 सॉरी, और पूरे पाकिस्तान में ही, जिसमें सारे सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो सारे इंक्लूड हैं, तो उसमें 55,000 टन कचरा एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है। बहरहाल ये चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थी। तो इतना बड़ा जब कचरा की अमाउंट, वेस्ट की अमाउंट प्रोड्यूस हो रही हो, तो इसको मैनेज करना एक बाकायदा जॉब है और ज़रूरी है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अब हमारे पास मौजूद हैं।
लेकिन हम पुराना एक दो तरीका जो है उनको भी डिस्कस करते हैं। और वो सबसे पहला तरीका जो इस काम के लिए इस्तेमाल होता था वो था डंपिंग इन द सी। पहला तरीका क्या था? डंपिंग इन द सी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसको कहते हैं, सॉलिड वेस्ट, या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं MSW, इसको कहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसको म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से मुराद ये होती है जो घरों का कचरा है, यानी जो नॉर्मली शहरों का कचरा, डोमेस्टिक वेस्ट जिसको कहते हैं, ये है डोमेस्टिक। फिर दूसरा एक होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, ISW, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। तो हम ना इसमें दोनों चीज़ों को देखेंगे, हम MSW को भी देखेंगे और हम ISW को भी देखेंगे कि कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्या क्या तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। MSW और ISW ये नाम आपने ज़रा जहन में रखने हैं। MSW को नाम से या एब्रीवेशन से पूछ सकता है, वो ये शॉर्ट क्वेश्चन कोई दे सकता है, वो बात ये कर सकता है कि बताएं जी हाउ यू कैन मैनेज MSW। तो MSW का मतलब वो होगा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब है जो आपका शहरों का नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट है, वो इसमें आता है, और ISW इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में आता है। ओके जी, हुआ क्या? डंपिंग इन द सी, सबसे पहले वाला जो पॉइंट है आपका पेज नंबर 317 पे, 1950s की बात होगी, 50s और 60s के करीब की बात हो। हुआ क्या कि सबसे पहले ये जो सॉलिड वेस्ट की इतनी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, ये हमारे शहरों में और हमारी जगहों पे तो थी ही थी, लेकिन ये ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हुई यूरोप और अमेरिका वगैरह की तरफ। यूरोप हो गया, अमेरिका, फिनलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, ये वाली जो साइड्स हैं सारे, UK वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट उस लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, फिर जर्मनीज और फिर नॉर्वे और डेनमार्क, ये जो इस तरफ के एरियाज थे सारे यूरोप के, और क्या इनको बोलते हैं इन एरियाज़ को, स्वीडिश पता नहीं क्या बोलते हैं, और फिर US ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इंडस्ट्री के लिहाज से जो भी चीज़ें प्रिपेयर की जा रही थी, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ऑब्वियसली मुल्कों में सबसे पहले आया था, तो इनमें कचरा की जो अमाउंट थी वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हुई। अच्छा, इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने कहा कि जनाब खैर है, कचरा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो क्या मसला है, हमारे पास इतना बड़ा समंदर मौजूद है, पूरी दुनिया का जो है वो 97% एरिया वो समंदर है, तो क्या इसमें मसला है, आप ये कचरा उठाएं और आप जाके समंदर में फेंकें, कौन पूछता है, क्या मसला है इसमें जनाब? कोई मसला नहीं। इन्होंने क्या करना, इन्होंने जनाब कचरा वचरा जो भी था वो इकट्ठा करना, उसको जनाब वाली बैरी जहाज़ में भरना और जाके तो आगे जाके समंदर में उसको डंप कराना, समंदर में उसको फेंकना शुरू कर दी। कचरा समंदर में फेंकते रहे, अपनी तरफ से मुतमईन होते रहे। फिर आखिरकार कुछ 60s-70s के करीब जाके इनके भी दिमाग में ये बात आई, और वो दिमाग में इनके बात कैसे आई? वो ऐसे आई कि इनके पूरे के पूरे जो साहिल थे, जो सी शोर थे, वो सारे के सारे कचरे से भरना शुरू हो गए। आप अभी भी जाएं, YouTube पे जाएं, Google पे जाएं, और वहाँ पे जाके वीडियोस इसमें लिखें वेस्ट इन द सी, इस तरह की कोई भी वर्डिंग इस्तेमाल करें तो आपको नज़र आएंगी वीडियोस इस तरह की, और आपको कॉलम मिलेंगे इसके बारे में कि पूरे के पूरे समंदर, उनके जो सरफेसेस हैं वो कचरे से भरी पड़ी हुई। समंदर में एक खासियत है कि समंदर में जो भी चीज़ हो वो उसको साहिल की तरफ धकेलता है,
तो आप अगर आगे जाके कचरे को जाके फेंक भी आए हैं तो वाटर करंट, वाटर फ्लो, करंट का मतलब फ्लो, करंट मतलब करंट फ्लो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो करंट का जो वाटर जो करंट है, जो वाटर फ्लो है, वो डायरेक्शन उसकी इस हवाले से होती है कि वो साहिल की तरफ चीज़ों को लेके जाता है। तो वही कचरा जो पहले समंदर में डंप किया था जाके, और आप मुतमईन होकर बैठ के थे और आके जनाब आराम मज़े से मियामी बीच पे और जनाब सैन फ्रांसिस्को के और न्यूयॉर्क के बीच पे आराम से आके वही बीचेस जो हैं वो कचरे से भरना शुरू हो गए। फिर बाद में आके फिर इनको ये एहसास हुआ कि नहीं, हम इस हवाले से गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद डंपिंग इन द सी पे, वेस्ट डंपिंग इन द सी पे बाकायदा पाबंदी लग गई। अब वेस्ट आप डंप नहीं कर सकते समंदर में, उसके ऊपर बाकायदा पाबंदी है अब। लेकिन बहरहाल जो कचरा पहले से फेंका हुआ था वो अभी तक आ रहा है, वो अभी भी थाईलैंड की साइड पे भी और इन साइड्स पे भी वो समंदरों में ज़ाहिर वो फैलता चला गया समंदर में काफ़ी हद तक। तो अब पिछले दिनों बल्कि कोई साल दो साल पहले की बात है, मेरी नज़र से एक रिसर्च गुजर रही थी और वो रिसर्च किस बात की थी, वो स्टूडेंट जो है वो इस बात पे काम कर रहा था कि समंदर को कचरे से साफ़ कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा तरीका एक बड़ा अच्छा उसने बनाया था अपनी तरफ से कि जो वाटर करंट है ना, इसको इस्तेमाल करते हुए, इसकी डायरेक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप नेट जालियाँ इस तरह से लगाएं कि समंदर अपना कचरा खुद ब खुद उन जालियों की तरफ धकेलता रहे। तो आप फिर जाके 15 दिन बाद जाके 20 दिन बाद जाके वो जालियाँ उठा के पूरे का पूरा कचरा उठा के ला के उसको साफ़ करें। एनीवेज, तो बहरहाल बात उसमें ये हो रही थी कि डंपिंग ऑफ द सी पे इस लिहाज से भी पाबंदी लगी। अब ये हमारे बीचेस और ये तो सारा उन्होंने गदला किया सो किया, लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है वो आपकी समुद्री हयात है, जो आबी हयात है, जो फिशेस हैं, वो सारी उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है, उन कचरा की वजह से। आपने शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि वो जनाब कोई फ़िश है या कोई कछुआ है, उसके गले में वो शॉपिंग बैग फंस गया है और जनाब स्ट्रॉ फंस गया है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, और इस तरह के मामला शायद आपकी तस्वीरें या वीडियोस आपकी नज़र से गुजरे हों। तो ये चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, समटाइम वी आर नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट दैट। तो लेकिन ऑन द लार्ज स्केल दोज थिंग्स हैव इफेक्ट, उनका इफेक्ट होता है। और इफ़ यू आर पुटिंग और इफ़ यू आर डिस्टर्बिंग द सिस्टम बाय योर एडवर्स इफेक्ट, दैट एडवर्स इफेक्ट विल श्योरली कम बैक टू यू वन डे। ऐसे ही होता है। बहरहाल, तो उसके बाद डंपिंग इन द सी पे लगी पाबंदी। फिर रिसर्च हुई, सोचा गया कि क्या करें, हल तो कोई ना कोई निकालना है ना। आबादी तो दिन ब दिन बढ़ रही है और इनका कचरा ऑब्वियसली दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसका क्या किया जाए। फिर एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा तरीका जहन में आया और वो है लैंडफिल्स का। लैंडफिल क्या होती है जनाब अली? लैंडफिल ऐसे करके ज़मीन को खोदा जाता है और ज़मीन को खोद के ऐसे करके ज़मीन में एक गड्ढा सा बना लेते हैं, एक डंप बना लेते हैं, ठीक हो गया, एक डिच बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं। अब करेंगे क्या, हम जनाब आंखें बंद करके इस वेस्ट को लाएंगे और इसके अंदर फेंकते जाएंगे, इस गड्ढे के अंदर फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते चले जाएंगे। आखिरकार जब ये पूरे का पूरा यहाँ से कचरा पूरे का पूरा यूं करके जब भर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ज़मीन की सरफेस है इसको यहाँ से ऐसे इसको क्ले के साथ इसको बंद कर दिया जाएगा। ऊपर क्ले लगा देंगे या ऊपर वैसे सीमेंट का, जैसे कि एंड होता है ना, लेंटर डाल देते हैं, इस तरह का कोई ऊपर डाल के क्ले वगैरह डाल के सीमेंट ऊपर डाल के इसको ऊपर से बंद कर देंगे। उसके बाद फिर किसी शहर में किसी और जगह पे जाके इसी तरह लैंडफिल खोदेंगे और फिर दोबारा यही काम शुरू कर देंगे। अब इस वक्त ये काम मेनली चल रहा है, लाहौर शहर में भी यही काम हो रहा है। आप क्या कभी इधर चक्कर लगाओ, ये रिंग रोड की साइड पे महमूद बूटी के पास, महमूद बूटी ये जगह है लाहौर में, ये रिंग रोड के पास, जहाँ पे रिंग रोड के पास और ओरेंज लाइन ट्रेन भी उसके करीब से गुजर रही है। तो उस जगह वहाँ पे लैंडफिल्स बनाई हुई हैं। तो लैंडफिल में क्या है, अब वो बेसिकली बड़े बड़े ज़मीन में गड्ढे खोदे हुए हैं
और आपको कभी इत्फाक हो तो वहाँ पे कचरों के ढेर लगे, पूरे शहर का कचरा उठा के उधर पहुंचाया जाता है और वहाँ पे बुलडोज़र्स के ज़रिए और क्रेन्स के ज़रिए वो सारे कचरे को उस लैंडफिल में थ्रो करते हैं। वो करते जाते हैं, आखिरकार जिस दिन वो लैंडफिल भरेगी उसको डंप करेंगे, उसको बंद करेंगे और उसको फिर नई लैंडफिल खोलेंगे। ये प्रोसेस अब चल रहा है जो कि इस वक्त चल रहा है दुनिया में विद लिटिल चेंज आल्सो। अभी मैं बताता हूँ वो चेंज क्या है। तो इनको कहते हैं लैंडफिल। इसकी जो लैंडफिल की जो ये वाली जो लेयर है ना, ये भी स्पेसिफिक ज़रा बनाई जाती है नीचे, ये भी क्ले की बनाई जाती है ख़ास तौर पे। ये क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जब आप ला के कचरा फेंक रहे हैं तो उसमें हर तरह की चीज़ें, उसमें प्लास्टिक्स भी हैं, उसमें शीशा भी है, उसमें लेदर भी है, उसमें लकड़ी भी है, उसमें बच्चों के खिलौने भी हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन भी हैं, उसमें लैपटॉप, हर चीज़, कपड़ा, मिट्टी, हर चीज़ उसके अंदर शामिल। और मोस्टली इट कंटेन्स लिक्विड आल्सो, उसके अंदर लिक्विड भी होते हैं। तो होता क्या है कि इसके अंदर जब लैंडफिल के अंदर ऑब्वियसली डिग्रेडेशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम करते हैं, इस कचरे को डीकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो उस डीकम्पोजिशन के दौरान में तो यहाँ पे एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं लीशेट। क्या? लीशेट। पेज नंबर किधर गया? पेज नंबर 317 पे लैंडफिल की हेडिंग में आपने जनाब अली पहला पैराग्राफ की आखिरी 3 लाइंस देखें ज़रा, क्या लिखा हुआ है? ये मैं पढ़ने लगा आपके सामने। द ग्राउंड वाटर विच सीप्स, सीप मतलब बह जाना, रस जाना, नीचे चले जाना। द ग्राउंड वाटर विच सीप इन द लैंडफिल, देखे ना, ये यहाँ पे आपने जब इसको बंद किया ऊपर से तो इसके अंदर ग्राउंड वाटर भी तो शामिल हो जाएगा ना, जो बारिश हुई है, जो वैसे पानी है वो भी तो इसके अंदर सीप डाउन कर जाएगा ना, पानी इसके अंदर आ जाएगा ना यहाँ से। तो वो कहता है द ग्राउंड वाटर विच सीप्स इन द लैंडफिल एंड लिक्विड फ्रॉम द वेस्ट इटसेल्फ, जो वेस्ट के अंदर अपना लिक्विड मौजूद है, ऑल परकुलेट्स थ्रू द रिफ्यूज प्रोड्यूसिंग लीशेट। रिफ्यूज कहते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी माल को, जो उसके अंदर माल, उसके अंदर जो मटेरियल भरा गया ना, उसको रिफ्यूज कहते हैं, इसको रिफ्यूज कहते हैं। तो इसके अंदर लिक्विड प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है? लीशेट। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 15। इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज लीशेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन है। लीशेट क्या होता है? तो आप उसके जवाब में उसको यही बताएंगे कि जब लैंडफिल एक बनाई जाती है तो उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो भी उसके अंदर सीप डाउन कर जाता है, उसके अंदर अपनी बायोडिग्रेडेशन से लिक्विड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो वो जो लिक्विड प्रोड्यूस हुआ है इन द लैंडफिल, दैट इज कॉल्ड द लीशेट। ठीक हो गया? अच्छा, इसकी एक लाइन आगे आपने साथ और भी लिख लेनी, ये वाली, द लीशेट कंटेन डिजॉल्व, सस्पेंडेड एंड माइक्रोबियल कंटेमिनेंट। डिजॉल्व भी हैं, सस्पेंडेड भी हैं और उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन मौजूद है। अब ये जो लीशेट है ना, ये एक बड़े मसले वाली चीज़ है। क्यों? ये लीशेट बेसिकली आप समझ लें कि इस पूरे कचरे का क्या कहना चाहिए उसको, कि उसका खुलासा कहना चाहिए, या उसका जो है वो उसमें उसका ख़ास मटेरियल उसमें ये कैरी कर रहा है, उसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ कैरी कर रहा है। ख़ास तौर पे उसके जो कंटेमिनेंट्स हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और जिसमें हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, उनको कैरी कर रहा है। अगर ये लीशेट यहाँ से इधर से रस जाता है नीचे, परकुलेट कर जाता है, तो ये नीचे जाके किस में शामिल हो सकता है? आपके वाटर टेबल में शामिल हो सकता है। बिग प्रॉब्लम, अगर वो लीशेट वाटर टेबल में शामिल होना शुरू हो गया, यहां से नीचे रसना शुरू हो गया, तो ये एक बड़ा मसला है, ये एक बड़ा मसला है। इसीलिए जब लैंडफिल बनाई जाती है ना, तो लैंडफिल बनाने की जगह को ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके सोचा जाता है कि लैंडफिल कहाँ बनाई जाएगी, कि वहाँ से वाटर टेबल कितना नीचे है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सॉइल क्या है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ रॉक्स क्या है, फिर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर रहे हैं या आप म्यूनिसिपल वेस्ट डंप कर रहे हैं,
म्यूनिसिपल वेस्ट की कौन सी टाइप है, ये वो ज़मीन बंजर है कि नहीं, वो जगह शहर से कितनी दूर है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द लैंडफिल। ज़मीन चूज़ करने से पहले ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। आफ्टर डैट लैंडफिल बनाई जाती है, यहाँ पे क्ले की लाइनिंग लगाई जाती है मजबूत, ताकि लीशट नीचे ना जा सके, और फिर इसके अंदर सारा माल जो है रिफ्यूज़ वो रख के ऊपर से उसको बंद किया जाता है। अच्छा जी, अब एक बड़ा आसान तरीका वो हमारे लिए बेहतर क्या है, उसमें जो इंसिनरेशन ऑफ द म्यूनिसिपल वेस्ट है, हमने क्या किया जनाब अली, इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब होता है इंसिनरेशन, इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना, बंद करना। हमने कहा कि भाई साहब आप ये जो कचरा यूं जो जाके डंप कर रहे हैं इसके अंदर, तो क्या ख्याल है अगर आप इसको पहले बर्न कर लें। आपको पता है इतनी ढेर सारी लकड़ी हो, उस लकड़ी को आप बर्न करें तो बर्न होने के बाद वो जो राख बचती है वो इतनी सी होती है, ऐसे होता ना। तो इस तरह तो लैंडफिल्स बड़ी जल्दी भर जाएंगी। आप एक काम करें, आप इंसिनरेटर्स लगाएं, इंसिनरेटर से मुराद भट्टियाँ, जगह जलाने वाली इंसिनरेटर्स लगाएं, कचरे को वहाँ पे जाके जलाएं, जलाने के बाद जो राख बचे उसको ला के लैंडफिल में डाल दें। गुड आइडिया, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अब जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें ये काम हो रहा है, वो पहले चीज़ों को, पहले लिक्विड को, पहले सॉलिड को, जो भी MSW है या ISW जो भी है, उसको पहले ला के वो बर्न करते हैं, उसको इंसिनरेट करते हैं, इंसिनरेट करने के बाद उसको ला के तो लैंडफिल के अंदर फिल कर लिया जाता है। तो पहले अगर लैंडफिल ने उसने इतनी जगह लेनी थी, तो अब वो मुमकिन है इतनी जगह लेगा, और फिर जो लैंडफिल है वो देर से भी भरेगी। अराउंड 2/3 वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ हो जाता है जब आप इसको इंसिनरेशन करते हैं। तो इसकी इंसिनरेशन के लिए आसान सा तरीका है, आप इसको करीब 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है, इसको बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद इसको लाके इसके अंदर डंप कर देते हैं। फिर ये है आपका नेक्स्ट तरीका, इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब इसका एक फ़ायदा भी हमें हो जाता है। हमें इसका फ़ायदा क्या होता है जनाब अली, मिसाल के तौर पर आप इसको, जब आपने इसको बर्न किया तो आपने सिर्फ एक बार माचिस की तीली दिखानी है। माचिस की तीली से मुराद यानी आपने एक बार इसको बर्निंग स्टार्ट करवानी है। जब वो बर्निंग स्टार्ट होगा, अब उसके अंदर हर चीज़ शामिल है, उसमें कपड़ा भी है, उसमें लकड़ी भी है, उसमें मुमकिन है कुछ छोटा मोटा फ्यूल भी हो, उसमें प्लास्टिक्स भी हो गए हैं, उसमें शॉपिंग बैग्स भी होंगे, ये सारा कचरा उसके अंदर मौजूद है ना, तो ये खुद ब खुद बर्न होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट उसमें करना नहीं पड़ता, हम उसको सिर्फ करते हैं, थोड़ा सा बर्न करते हैं। उसके बर्न करने के लिए फ्यूल तो उसके अंदर अपना ही मौजूद है, लकड़ी हो गई, कपड़ा हो गया, पेपर हो गया, इन सारी चीज़ों को आग लगनी, तो फिर इसलिए हमें ये भी फ़ायदा हो जाता है कि वो इजीली बर्न हो जाती हैं चीज़ें, हमारा वॉल्यूम भी कम हो जाता है। अच्छा, जब वो चीज़ें इस तरह से बर्न होती हैं, तो जब ये जो बर्निंग का जो कंबस्टन का प्रोसेस है, ये क्या है, ये बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप इसमें से, इसके अंदर से मिसाल यहाँ पे आपने इसको बर्न किया है और इसका टेम्परेचर जो है वो हाई है, तो आप एक काम और भी तो कर सकते हैं। क्या आप यहाँ पे बाहर लगाएं स्टीम के पाइप्स, वाटर पाइप्स, इसके बाहर इधर क्या लगाएं इसको, वाटर पाइप्स। वाटर पाइप में क्या होगा, जब इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा, वाटर विल बी कन्वर्टेड टू स्टीम। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, स्टीम में। तो स्टीम से आप टरबाइन चला लें, स्टीम से आप टरबाइन चला लें। तो टरबाइन चलने से क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स भी साथ पढ़ी हुई है, तो टरबाइन चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस केस में इंसिनरेशन इज नॉट अ बैड ऑप्शन। इंसिनरेशन एक अच्छी चीज़ है। आप कचरे को इकट्ठा करें, उसको बर्न करें, उसको बर्न करने से क्या होगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा उसमें जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्यूल भी नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बर्निंग मटेरियल है, सारे खुद ही बर्निंग मटेरियल। वो बर्न होने से उल्टा आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो हीट निकल रही है, आप उस हीट को यूज़ करें, जो वाटर को इवेपोरेट करवाने में, यू विल कन्वर्ट द वाटर टू द स्टीम। स्टीम में बनने के बाद स्टीम से टरबाइन चलाएँ, साथ बिजली भी बनाएं अपने शहर के लिए। ये इस वक्त मेन तरीक़ेकार हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं, इंसिनरेशन ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। यही वाला टॉपिक इसने दिया भी था इसमें बोर्ड में।
तो यहाँ तक रखें इंशाल्लाह ताला इसको। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर क्लोज़ करेंगे, एक दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं और उसके बाद रिसाइकलिंग हो जाएगी, तो ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला क्लोज़ करेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, शाबाश, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। आज हमने डिस्कस किया है कि ये जो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर है, डिसइंफेक्शन बाय द क्लोरीनेशन, इसके नुकसान क्या क्या हैं। उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी कि एक, अगर अमोनिया है तो मसला है, अगर फिनोल है तो मसला है, और अगर उसमें कोई हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड टू द क्लोरोफॉर्म, एंड क्लोरोफॉर्म इज़ द कार्सिनोजेनिक मटेरियल, कार्सिनोजेनिक होती है वो, और लीवर के लिए, किडनीज़ के लिए अटैक करती है, उन पे उनको डैमेज कर सकती है अच्छा खासा। फिर हमने ये देखा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, वाई डू वी नीड टू स्टडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो तरीक़ेकार हैं, उन तरीक़ों में सबसे पहले डंपिंग इन द सी था, उस पर बात हुई जो अब इस्तेमाल फर्दर नहीं किया जाता। उसके बाद हमने बात की जनाब अली इसके ऊपर, सॉलिड वेस्ट के ऊपर, इसके लैंडफिल के ऊपर, और फिर हमने बात की इंसिनरेशन पे। यहाँ तक रखें, याद कर लें, और मुझे इजाज़त दें अब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गुड लक।